हाय एवरीवन, वेलकम टू शकुंताज मेंटोर्स कैफ़े। बहुत समय बाद वापसी हो रही है। अभी अभी जी जस्ट मैंने 2025 ऑल इंडिया रैंक वन के साथ इंटरव्यू किया। पूरा सेशन मैंने एक रिकॉर्ड किया, उनके साथ बहुत सारी बातें करी। और भाई साहब, आपको मज़ा आएगा देख के। 2024 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। हार्ड कोर सी ए पी एफ एस्पिरेंट बहुत कम मिलते हैं। पहले सी एस सी के लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सी ए पी एफ के ऊपर जाते हैं। सेकेंड अटैम्प्ट था सी ए पी एफ एग्ज़ाम का, और ऑल इंडिया रैंक वन तुम्हारे सामने। और सबसे अच्छी बात, ये वर्किंग है। ये एक कॉरपोरेट जॉब अभी कर रहे हैं, और कॉरपोरेट जॉब में रहते हुए उन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करी है। भाई तुम लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ये पूरा सेशन जो मैंने उनके साथ किया है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यार क्या सी ए पी एफ एग्ज़ाम इतना आसान हो सकता है। सेशन आपके लिए। जय हिंद। सो ऑल इंडिया रैंक वन 2025 सी ए पी एफ। शेर साहब, कैसा फील कर रहे हो भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चल रहा है जीवन में? मीन्स अभी जस्ट परसों ही आपका रिजल्ट आया, और पहली चीज तो कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था हो जाएगा। एटलीस्ट हाँ। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, लगा कभी नहीं लगा था कि यार वन आ जाएगा। सो जब इवन मैं आपने 2026 के अटेम्प्ट के पहले भी सोच रहा था कि एग्जाम देने जाना पड़ेगा क्या, जाना पड़ेगा क्या। अच्छा। तो जो डिले हुआ उसकी वजह से तो 26 का अटेम्प्ट भी देना पड़ा। अच्छा, ये वाला अटेम्प्ट आपने दिया है सी ए पी एफ 26 वाला? हाँ, ये कि वाला रिजल्ट एग्जाम बाद में कैसा? आया अटेम्प्ट। हाँ, ये वाला एग्जाम तो कैसा हुआ? देखो, ऑनेस्टली बताओ तो ओके ओके गया है ये वाला तो। अच्छा 25 में अच्छा। जैसी तैयारी थी वैसे तो हुई नहीं। इंटरव्यू होने के बाद कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि हाँ हो जाएगा, तो ढीला हो गया था प्रिपरेशन थोड़ा। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले शेरशो, आप थोड़ा सा अपने आप बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे? डिफाइन करो, हु इज शेरशो? जी, शीर्षो एक लड़का है जो वेस्ट बंगाल में रहता था। उसने बचपन में बहुत सारे फाइटर जेट्स देखे। कहीं ना कहीं उसको लगा कि उसको एयरफोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। फिर वो हम्म। एसएसबी देने गया। उसको पता चला एसएसबी क्या चीज़ है। फिर ओके। रो धो के उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद उसने फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया। फिर उसको कॉर्पोरेट में आने के बाद कहीं ना कहीं पता चला कि डेस्क के सामने 24 घंटे नहीं बैठा जा सकता। तो उसने सीएपीएफ का फॉर्म भर दिया, और फिर हो गया जो होना था। रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं बिल्कुल आपकी ना अर्ली लाइफ से स्टार्ट करूंगा भाई। बचपन में स्कूलिंग कहाँ से की आपने? जी, मैंने केवी साल्बनी से की है। ओके। केंद्रीय आप विद्यालय। पूरी एजुकेशन शायद आपकी केवी से हुई है, क्लास 10 तक जी, आई गेस। क्लास 10 तक हुई है। उसके बाद मैंने 2 साल कोटा में जेई की तैयारी की। उसके बाद हम्म। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया। ओके। ड्यूरिंग ओल्ड डेज, मतलब बचपन के दिनों में क्या कैसा फील करते थे? मतलब कैसे थे आप, कैसे स्टूडेंट थे? दिमाग में क्या चलता था उस टाइम? क्या सोचते थे, क्या सपने थे? देखो, मेरा जो घर था वो एक एयरफोर्स बेस के बहुत पास था, मैंने जैसे आपको बताया। तो हम्म। मैं बचपन में बहुत सारी फाइटर जेट्स देखा करता था। तो उस टाइम हमारे घर के पास जो एयरबेस था एएफएस कलाईकोंडा, वहाँ पे ये जो नंबर 17 स्क्वाड्रन थी फ्लाइंग बुलेट्स, तो उसके मिग हम्म। 20 मिग 27 स्टेशन थे। तो वो फाइटर हम्म। जेट ऐसा होता है ना कि वो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। वो एकदम हम्म। जमीन के पास से उड़ता है। तो हम्म। वो देखकर कहीं ना कहीं मन करता था कि एक दिन मुझे भी उड़ाना है। तो वहां से एयरफोर्स ज्वाइन करने की मोटिवेशन आई सबसे पहले। फिर ओके। जब मैं बच्चा था फिर पता चला कि एनडीए बोल के कोई एक एग्जाम होती है जिसे हम्म। ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जेई के साथ साथ उसकी भी तैयारी की। 2 बार मेरे हम्म। मेरे एज लिमिट के हिसाब से 2 अटेम्प्ट मिल रहे थे। मैंने हम्म। दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। ओके। फिर फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली वहीं पर। एनडीए के आपने 2 अटेम्प्ट दिए, रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ? हाँ, नहीं नहीं, दोनों ही क्लियर हो गया। अच्छा, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो एसएसबीज गया में दोनों बार। कॉन्फ्रेंस आउट हो हाँ। गए। ठीक है, देन उसके बाद आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। जी, एंड उसके बाद आपने जब आप एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हुए, तब आपने कभी ये सोचा कि यार कॉर्पोरेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे? देखिए मेरा प्लान तो था कि सीडीएस ट्राई करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीडीएस क्लियर हो नहीं पाया मेरा कभी। अच्छा, रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर हुआ? हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था, एक बार नहीं हो पाया। और वो बात ऐसा ही है कि मैं उस टाइम तक जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को, मेरे मन में था कि जाऊंगा तो शायद नहीं हो पाएगा। मेरी बॉडी की फिजिक की कंडीशन उतनी बढ़िया है नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे मुझे हिंड्रेंस फील हुआ।
ओके। और जब आपकी बीटेक चल रही थी तब आप क्या सोचते थे कि यार अब क्या करना है, प्लेसमेंट्स में जाना है या फिर सिविल सर्विसेज, इसके बारे में कभी थॉट नहीं आया? नहीं, प्लेसमेंट जब मैं कॉलेज टाइम पे था उस टाइम तो मैंने कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं। उस टाइम मैं तभी इंजीनियरिंग जैसा फ्लो के साथ जा रहा था, तो मैं फ्लो के साथ मूव करता गया। उस टाइम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने डोमेन्स हैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था, मजा भी आ रहा था। मोटर स्पोर्ट क्लब थी वहाँ पे एक हमारे वहाँ, तो हम्म। जैसे गाड़ी को स्क्रैच से बनाना, रेसेस में पार्टिसिपेट करना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे उस टाइम। तो फिर मुझे लगा कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, तो हम्म। तभी मैंने उस चीज़ को थोड़ा चेरिश किया, उस डोमेन को। 2024 में आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया, और बीटेक जी। की ड्यूरिंग भी आपने इंटर्नशिप्स वगैरह कंपनीज में की होगी आई गेस। जी, एक बार मैंने आईटीसी में इंटर्नशिप की थी। ओके, उस टाइम कोई ख्याल नहीं था कि हमको सीएपीएफ देना है या सिविल सर्विसेज में जाना है? सीएपीएफ का कहीं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि अगर मेरा कहीं ना कहीं आर्मी में नहीं हो पाता है या फिर डिफेंस में नहीं हो पाता है, तो एज अ बैकअप ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसका एज लिमिट थोड़ा रहता है। ओके। सीडीएस जैसे आपका 23, 23.5 में हम्म। बंद कर देता है ना शायद, हम्म। लेकिन इसका 25 तक रहता है, तो दो अटेम्प्ट मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं था। ओके। सो बीटेक आपकी हो गई, आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया, एंड फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ठीक है, बाद में नौकरी वोकरी बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले एक बार सीएपीएफ का अटेम्प्ट देते हैं या फिर सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या और सीएससी का गवर्नमेंट देखो, पहली एग्जाम्स? बात, सीएससी का उतना मुझे कभी मोटिवेशन आया नहीं। मुझे बचपन से ही ओके। था कि मिलिट्री ज्वाइन करनी है। तो ओके। मिलिट्री के सबसे क्लोज अभी अगर मतलब देखो वही है कि एयरफोर्स, मैं मानता हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर फोर्सेस, एयरफोर्स इज द बेस्ट। हम्म। उस लाइफ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर वो ना मिल पाया तो क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो सीएपीएफ उस टाइम पे मुझे लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके बाद। ओके, देन आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन करके फिर कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि देखो बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं यार, और आई थिंक आपने ऑनलाइन मोड में पूरी पढ़ाई करी है घर में, मतलब हम्म। साथ में जॉब और साथ में आपकी स्टडीज रही हैं, और आप हार्डकोर एस्पिरेंट रहे हैं सीएपीएफ के ओनली। क्योंकि बहुत से बच्चे, जितने भी मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस जो सीएपीएफ के अंदर होते हैं, वो सारे सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट जिनका सिविल सर्विसेज में नहीं होता, वो आते हैं सीएपीएफ की तैयारी करते हैं एंड सीएपीएफ निकाल करके सिलेक्शन लेते हैं। तो ये आपने कैसी जर्नी कैसी थी, मतलब कि कैसे आपने सोचा कि यार सीएपीएफ के अब पढ़ना शुरू करूंगा मैं? कैसे आप पढ़े, और आपने सबसे बढ़िया चीज कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? और इस यंग लाइफ के अंदर यार, जैसे ही एक हमारी पॉकेट में थोड़ा सा पैसा आने लग जाता है, कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, तो आप ये सोचते हो कि यार कैसे मैं अपनी जिंदगी को उस पैसे से कंफर्ट की तरफ लेकर के जाऊं, इंस्टेड कि आप जॉब से आए, रात को बैठ के आप पढ़ रहे हो, बाकी के दोस्त आपके पार्टीज कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इन चीजों को एक बार आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ में अगर अपना रूटीन बताएंगे पूरा, कि आपने कैसे चीजें मैनेज करी और क्यों सोचा कि यार कॉर्पोरेट में रहते रहते मैं प्रिपेयर करूं? जी, जैसे आपने कहा, 2024 में मैंने अपना सीएपीएफ का पहला अटेम्प्ट दिया। लेकिन उस हम्म। वक्त जैसे सीडीएस का मेरा निकला नहीं, तैयारी कुछ खास नहीं थी। तो मुझे फिर हम्म। लगा कि कहीं ना कहीं इसको एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहिए। जब मैंने देखा कि मेरा कट ऑफ 5-6 नंबर से बस मिस हो रहा है, तो हम्म। मैंने सोचा कि चलो इसको एक बार अच्छे से ट्राई करके देखते हैं, एक ईयर अगर हुआ तो बढ़िया, फिर कुछ और देखा जाएगा। तो ऐसे मैंने तैयारी शुरू की। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में एक था कि मुझे जो मोटिवेशन इनिशियली था वो धीरे धीरे ऐसे खत्म होता गया। जैसे सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना, वो मुझे कहीं हम्म। ना कहीं उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगा। सोचा कि कुछ और करना है। जॉब बढ़िया हम्म। है, देखो ऐसी बात नहीं है कि जॉब में कोई दिक्कत है, लेकिन हम्म। वही है कि मुझे फील्ड में जाना था। इसी कमरे में सारा दिन स्क्रीन के सामने अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा था। फिर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है जॉब के साथ साथ, क्योंकि जॉब के अपने कमिटमेंट्स होते हैं, 8 घंटे वहाँ काम करने होते हैं। फिर जब आप किसी शहर में बाहर रह रहे हो तो खाने पीने का भी आपको खुद देखना होता है। तो मैं सुबह सुबह खाना बना लेता था, फिर ऑफिस चल जाता था। और मेरी टाइमिंग जनरली यूएस शिफ्ट वाली होती है, तो मतलब ऐसे 2 बजे के आसपास स्टार्ट होती है मेरी जॉब, और रात के 10 बजे के आसपास खत्म होती है। तो फिर मैं सुबह थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया करता था, और रात को घर पे आके 2 घंटे 2.5 घंटे जो मिल रहे उसमें पढ़ाई कर लेता था बाकी का। तो मेरे ओके। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता था। लेकिन उसी रिसोर्सेज में, उतने लिमिटेड टाइम में मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज को रेफर किया। सो पढ़ने की तरीका क्या था, मीन्स देखो मैं, मेरा जो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन है ना, क्योंकि मैं बहुत समय से हम्म। इस कम्युनिटी में रहा हूँ, और बच्चों की जो समस्या होती है वो पूरे दिन की, सर क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, उनको यही समझ नहीं आता कि अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम हम पढ़ें क्या, और क्या चीज पढ़ ले कि उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हर बच्चे चाहता है सर कोई हमें ऐसी चीज दे दो कि ये वाली बुक पढ़ ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, अब वो बुक उनको मैंने एक बता दी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक बता दी, लेकिन फिर भी बच्चे के दिमाग में रहता है कि यार इस बुक से नहीं, और बुक और बुक और बुक। तो आपके रिसोर्सेज आपने लिमिटेड क्यों रखे, और क्या माइंडसेट आपने बनाया,
और आप जो अभी करंटली बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप इस चीज के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि यार तुम लिमिटेड रिसोर्सेज और ट्रस्ट आप एक चीजों पे रखो कि इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से जाएंगी। देखो, जो मेरा मानना है कि जो जैसा सब बोलते हैं एनसीईआरटी बेसिक है। हम्म। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू आपका सिलेबस है। अगर आप ये बेसिक बहुत अच्छे से करते हो ना, तो फिर हम्म। मतलब बाकी रिसोर्सेज का उतना जरूरत नहीं है। सोचो एक क्वेश्चन कहीं और से आ गया, जैसे जियोग्राफी में जीसी लियोंग से कुछ पूछ लिया, तो वो एक क्वेश्चन है ना, बाकी 9 क्वेश्चन तो आपके स्टिल बेसिक रिसोर्सेज से आ रहे हैं। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक को छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते एग्जाम में। तो मैं ऐसा कि सारा पढ़ लूंगा, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब ज्यादा बर्डन फील कराता है एक टाइम पर। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करके देखा। और हम्म। अगर आप ध्यान से सारे जो एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जैसे सीडीएस हो गया, आपका एनडीए हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, फिर सीएपीएफ हो गया, सीएसई हो गया, हम्म। कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न रिपीटेड दिखेगा। कुछ टॉपिक्स होंगे, अगर टॉपिक वाइज आप देखोगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने उन लो हैंगिंग फ्रूट्स को सबसे पहले टारगेट किया कि जो इजी क्वेश्चन है, इजी पार्ट है, उसको सबसे अच्छे से कर लेना है, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी थी। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ने से पहले सबसे पहले सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लेता, की पॉइंट्स देख लेता, और उसके आसपास का जो कंटेंट है उसको फिल्टर आउट करके बहुत अच्छे से पढ़ लेता। इसमें मैं एक बताना चाहूंगा, एक अचीव सीएपीएफ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ मतलब एक प्रोग्राम आता है गेम चेंजर। वो रेसर बहुत अच्छा काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि सारे जितने यूपीएससी के एग्जाम्स है, उसका जितना पीवाईक्यू है कंसोलिडेट करके एक जगह दे देते हैं। वो बहुत हम्म। हेल्पफुल चीज है। तो आप जस्ट कोई चैप्टर शुरू करने से पहले उसको एक बार देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहा है। उसकी एक लिस्ट बना लो और उस चीजों को आराम से पढ़ लो अच्छे से। ओके, तो आपका ये एक मेन स्ट्रेटेजी मैं सोर्स, यूज करता था। जी मेन सोर्स वाज बताइए। योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। जी बिल्कुल, एनसीईआरटी और पॉलिटी में जो स्टैंडर्ड बुक होती है लक्ष्मीकांत। ओके, सो मैं अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पूछूं आपसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, देखो सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी का किसी जी सब्जेक्ट में कमांड है, बट व्हाट वाज योर टॉप लिस्ट? जी, देखो मुझे एग्जाम देके जो समझ में आया कि मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मैथ और साइंस बहुत थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली इजी था मेरे लिए। तो हम्म। मैंने सोचा कि मैथ तो देखो जो 20 सवाल 15 सवाल आते हैं वो बन जाएंगे, बस उसमें टाइम अच्छे से देना, सिलेबस्टिक नहीं करना है। 15 क्वेश्चन तो वहां आ गए। साइंस के एक मतलब एक सिग्निफिकेंट पार्ट आता है 30 क्वेश्चन के आसपास। उसमें से दो चार ऑफ टॉपिक हो जाता है 11 12 कहीं, लेकिन बाकी 9 10 से ही आता था कुछ समय तक। अभी चलो फिलहाल पैटर्न थोड़ा अलग हो रहा है। तो वो देखा कि मैंने अच्छे से अगर उसको पढ़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उससे मिलता है, तो मैंने उसको एक अपना कोर्स स्ट्रेटेजी बनाया। फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट इजी टू रीड टॉपिक कौन सा है और जिसको अच्छे से याद रखा जा सकता है। तो मैंने देखा कि जियोग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है, वो थोड़े से मतलब इजी टू रिमेंबर सब्जेक्ट है। तो और रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया आ रहे थे, बहुत अच्छे क्वांटिटी में आ रहे थे। तो मैंने जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। साथ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो होता है स्टैंडर्ड, जितना पढ़ा हम्म। जा सकता है। और उस साल के जो पैटर्न है कि कहीं कहीं कुछ कुछ टॉपिक रिपीटेड है, जैसे उस साल फंडामेंटल राइट्स हो गया, टीपीएसपी हो गया, फिर हम्म। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। उनमें से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे थे 2025 में, बाकी अगर ट्रेंड देखोगे आप। तो मैंने उन लिमिटेड चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया। और यूपीएससी का कुछ कुछ हिस्ट्री का कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक है, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, फिर हम्म। आपका क्या भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया। और उस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन का 100 ईयर्स एनिवर्सरी होने वाला था। तो एक्सपेक्टेड था कि एक दो सवाल पूछेंगे, तो मैं ये 3 4 चैप्टर पढ़ के गया था बस हिस्ट्री में। वही है, मैंने देखा कि किस चैप्टर में मैं कितना टाइम दूंगा और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने लगभग 90 के आसपास किए थे। ओके, और मॉक्स वगैरह में कितने अपने आप कितने मॉक्स दिए थे? मॉक्स मैंने अचीव सीएपीएफ की एक सीरीज लगाई थी, उसमें 10 मॉक्स आते हैं बस। बस? हम्म। एंड पेपर टू? पेपर 2 के लिए मैंने दो जगह का मॉक लिया था। एक अधिकार सीएपीएफ का, जो मणिकंदन सर चलाते हैं, और ये क्या नाम है, एवीकेएस एकेडमी का। ओके ओके, ठीक तो है। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था टाइम पे सारे मॉक्स। अब अच्छा। आदमी ले बहुत कुछ लेता है लेकिन कर नहीं पाता है। ओके, पेपर टू में टाइम की दिक्कत हुई आपको? नहीं नहीं, पेपर 2 में टाइम की दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा कंटेंट राइटिंग का भी बैकग्राउंड रहा है। तो मतलब मैं ऐसा ओके मतलब पार्ट टाइम ऑथर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ डिफेंस ओके। रिलेटेड चीजों पे। तो मतलब तो वो राइटिंग का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आया है वहां पे तो। हाँ, मैंने देखा था डिफेंस एक्सपी करके कुछ था हाँ शायद। जी जी, उनका एक चैनल भी आता है यूट्यूब में, डिफेंस कोड। ओके ओके, ठीक है। शेरशो, आपके अभी पेरेंट्स को आपने इन्फॉर्म किया होंगे, ऑल्दो आप अभी घर पे नहीं है, तो उनका क्या हम्म। रिएक्शन है इस एग्जाम के ऊपर, रैंक के ऊपर? जी वो तो बहुत खुश है। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये यार बन आ जाएगा। सबके लिए शौक था, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। सुन ओके, के सबको खुशी हुई। तो आप घर कब जा रहे हैं अभी? अभी तो जाऊंगा, टाइम है, दुर्गा पूजा के टाइम अक्टूबर में जाऊंगा। ओके ओके, सेलिब्रेशंस का क्या प्लान है? सेलिब्रेशन ऐसा तो वैसा कुछ नहीं है। सिंपल, बस थोड़ा ट्रीट देते हैं दोस्तों को, बस।
ओके। घर पे पापा ने मिठाई इधर उधर बांटी होंगी हाँ हाँ, सबके। वो तो पापा ने मिठाई बंटवा दी। चलिए बढ़िया बढ़िया। पापा पापा से क्या बात हुई रिजल्ट के बाद, क्या बात हुई पापा से? पापा से वही बात हुई कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसा रहेगा, क्या आपको? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। उन्होंने वही रिजल्ट बात के हुई। ऊपर क्या बोला आपको? रिजल्ट के ऊपर तो बहुत खुश थे। ओके। अच्छा यार। और आने वाले, अगर आपको मैं, आपके मिस्टेक्स क्या है आपकी, कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा हो कि यार यहाँ से चीजें बहुत बदल गई थी, चाहे वो प्रिपरेशन के टाइम हो या फिर और पूरी जो कॉर्पोरेट लाइफ चीजें चल रही है वहां पे हो? वहां पे टर्निंग पॉइंट्स की बात करूँ तो देखो, अप्रेजल तो टर्निंग पॉइंट था। ओके। अप्रेजल जैसा लोग मतलब आदमी जो एक्सपेक्ट करता है कभी ना मिले, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो आती है लोगों को कि मैं पूरा साल काम करता हूँ और अप्रेजल के टाइम फिर पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं तो मोटिवेटिंग फैक्टर था। ओके। फिर कॉर्पोरेट से आदमी थोड़ा सोचता है कि पे परेशान। कमीशन, हाँ, फिर आदमी सोचता है कि पे कमीशन भी आने वाला है, तो सरकारी में एक बार कर ही लेते हैं ट्राई। अच्छा अच्छा। तो आपने प्रिपेयर कॉर्पोरेट के टाइम जब आप अपनी जॉब कर रहे थे तो आप पढ़ भी रहे थे, तो अगर एक मैं स्टूडेंट के लिए एक सजेशन मांगू आपसे, किसी भी एस्पिरेंट के लिए, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? और क्योंकि आपका टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट में जाता होगा, और जी, उसके बाद आप कितने आवर्स के हिसाब से, आप आपके हिसाब से कितने आवर्स की स्टडी बच्चे को करनी चाहिए, फिर कितना टाइम चाहिए उसको सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए? देखो ये तो हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। उसकी जो हम्म। मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस होगी, उसको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। और हर बंदे का मतलब जो लर्निंग पेस होता है वो अलग होता है। तो वो अपने हिसाब से देखे, बट वही है कि जो बेसिक है उसको कवर करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। तो ओके। मेरे लिए देखो 3 से 4 घंटा डेली वर्क करता था, कभी कभी 2 घंटे भी हो पाते थे, और वीकेंड जितना यूटिलाइज हो पाए बस इतना ही मैं यूज करता था। ओके। तो कंसिस्टेंट थे आप जी बस? हाँ, कंसिस्टेंसी डिफरेंस। सबसे बड़ा हथियार है। अगर पढ़ भी रहे हैं डेली एटलीस्ट 1 घंटा हो, लेकिन 1 घंटा पढ़ना है। कंसिस्टेंसी प्लस पीवाईक्यूज। हम्म। पीवाईक्यू तो और एक बड़ा हथियार है। पीवाईक्यूज हमेशा देख के जाने चाहिए, उससे पता चलता है कि कैसे सवाल आने वाले ओके ओके ग्रेट। क्या प्लान है आपका आगे, आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी, क्योंकि एकदम से चीजें बदल गई हैं, क्योंकि आपने नहीं सोचा था कि भी रैंक आएगा। तो एक तो रैंक आ गया सबसे पहले, और भी ऑल इंडिया रैंक 1, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आने वाले समय में आप एसएसबी ज्वाइन करने वाले हैं, कि आपने एससीआईएसएफ को प्रेफरेंस नहीं दिया, एसएसबी को आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपको एसएसबी आपको मिलने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखो, मेरे लिए रैंक 1 उतना मैटर नहीं करता जितना फोर्स ज्वाइन करता है। मेरे लिए यूनिफॉर्म बहुत बड़ा चीज है। मतलब रैंक 1 तो ठीक है, जो अब कोई सी भी फोर्स मिल जाती मैं उतना ही खुश रहता। रैंक 1 तो चलो, मतलब वो होता है ना, चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, वैसी बात है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है। देखो, एक कंपनी कमांडर बनना, 120 लोगों को हैंडल करना, बहुत मतलब मुश्किल काम होता होगा। और फौज में जा रहे तो रगड़ा तो मिलना ही है। नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, बट यूपीएससी ने आपको चुना है उस मुश्किल काम के लिए, तो बखूबी आप लोग निभाने वाले हैं उन चीजों को। और सबसे जी, अच्छी बात है कि जो आप बचपन में जो सपने थे आपके कि मेरे को एयरफोर्स में जाना है, तो एयरफोर्स में ना सही बट थोड़ा सा उसी कैटेगरी के अंदर आप आ सेवा तो गए हो ही हैं। रही है, कैसे भी हो, मीडियम अलग हो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, आप सजेशन क्या देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अभी? सीएपीएफ का रिसेंट ईयर में जो ट्रेंड रहा है, पेपर 1 का डिफिकल्टी लेवल 2024 से अगर देखें तो मतलब अचानक से बढ़ गया है। 2024 का हम्म। तो मतलब थोड़ा पेपर अलग सा था ही। 2025 का एकदम मतलब आउट ऑफ द ब्लू पेपर था। तो हम्म। हालांकि 2026 में चलो वो थोड़ा सा कम बैक हुआ है, थोड़े प्रेडिक्टेबल टॉपिक से क्वेश्चन वापस से आए हैं, लेकिन पेपर 2 का इंपॉर्टेंस और इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। साथ के ओके। साथ मतलब मुझे लगता है कि जब भी कोई पेपर 1 को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो पेपर 2 की तैयारी भी अच्छे से साथ साथ चलती रहनी चाहिए। और एक बार अगर रिटर्न क्लियर भी हो रहा है, तो इंटरव्यू बहुत लोगों का मैंने देखा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे जिनका बेयरली मतलब कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू नंबर की वजह से वो बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाते हैं। तो इंटरव्यू को भी हम्म। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और रिसेंट ईयर्स में मतलब थोड़ा मार्किंग स्कीम बदला भी है, लोग बहुत जेनरस होकर नंबर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से टारगेट किया जा सकता है। आपके लिए सबसे टफ कौन सा लगा आपको, पेपर 1, पेपर 2 या फिर इंटरव्यू? मुझे तो ऑनेस्टली बताओ तो फिजिकल सबसे ज्यादा टफ लगा मुझे। लास्ट डे तक अच्छा। कंफर्म नहीं था कि मेरा लॉन्ग जंप क्लियर होगा कि नहीं। ओके। वो जो इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन कैसा होता है गया टेक आपका? ऑफ लाइन के पहले, हाँ बताता हाँ हूँ आपको, हाँ वो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना कि टेक ऑफ लाइन से पहले आपको फाउल नहीं हाँ करना है, मैं जितनी हाँ। बार भी कोशिश करता मेरे पैर फाउल लाइन से कहीं ना कहीं टच हो जाता। अच्छा। तो कहीं फिर ना कहीं फाइनली वो कैसे भी करके वो, हो गया? हाँ हाँ, फाइनली वो हो तो हो गया गया। वो? जी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था?
इंटरव्यू तो देखो बहुत बढ़िया था। मेरा सुमन शर्मा मैम का पैनल था। वो पैनल बहुत ही कॉर्डियल है। आपको लगेगा कि नहीं आप इंटरव्यू देने आते हो, आप जैसे मॉक्स देखते हो कि ऐसे फुल ऑन ग्रिल किया जाता है आपको, वैसा कुछ नहीं था। ऐसा लगा कि बहुत सारे एल्डरली पीपल के साथ आप बैठे हो, एक बहुत मतलब डिनर पे अच्छे से बैठ के सब एकदम बढ़िया से आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि आप बेटा क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, अभी कहाँ जॉब करते हो, क्या बनना चाहते हो, ऐसा टाइप का एक डिस्कशन था। बहुत कॉर्डियल कहूंगा मैं, और फ्रेंडली डिस्कशन था। मतलब आप इंटरव्यू हॉल में जाओगे और कैसे मतलब वो 20-25 मिनट निकल जाएंगे, आपको लगेगा 5 ही मिनट तो हुए, इतनी जल्दी हो गया इंटरव्यू, ऐसा माहौल रहता है। तो आप जैसे ही इंटरव्यू से बाहर आए, आपको कुछ परेशानी या टेंशन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिल्कुल लाइट था सब चीजें? मैं इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा टेंस होता ही है, आदमी हमेशा हम्म। एंशियस होता है, इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा जगह है। मतलब पता नहीं जिंदगी में वापस वहां बैठने का मौका मिले ना मिले, ये कहीं ना कहीं थॉट आता है दिमाग में। लेकिन जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मतलब वो थॉट निकल जाता है, आप मतलब डिस्कशन में इंडल्ज हो जाते हो वहां जाकर। सीएपीएफ के अंदर यार, जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हम्म। ऐसे जो सीएससी का पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर सीएपीएफ के अंदर आते हैं। एंड बहुत से बच्चे हैं जो सीडीएस जिनसे नहीं हो पाता, मल्टीपल सीडीएस के अटेम्प्ट्स देते हैं, एसएसबीज देते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, या फिर वट एवर द रीजन। क्या सीएपीएफ की कम्युनिटी को आपको लगता है कि थोड़ा सा और ग्रो करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सीएपीएफ के बारे में पता है या फिर उसको प्रायोरिटी देते हैं? जी, सीएपीएफ के एग्जाम के बारे में मुझे तो लगता है अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत कम हम्म। बच्चों को पता होता है। बहुत लोग, ऐसा आपने कहा, दो टाइप के लोग होते हैं, जो एकदम हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं, जो इसको एज अ हम्म। बैकअप ऑप्शन देखते हैं, और एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो इसको बैकअप ऑप्शन देखते हैं। मुझे तो लगता है लोगों को कहीं ना कहीं ये जॉब इतनी अच्छी है कि डेडिकेटेड इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये जॉब आपको इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है कि बाकी दोनों फोर्सेस, मतलब बाकी दोनों स्ट्रीम्स आपको शायद ऐसा डाइवर्स एक्सपीरियंस ना दे पाए। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे शेषो, तो देखो, फैमिली का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे साथ। अ, कौन से दोस्त ऐसे थे जिन्होंने आपको इस जर्नी के अंदर बहुत सपोर्ट किया? जी, मेरे कई सारे दोस्त रहे हैं। मेरा जो रूममेट है वो तो हमेशा से मुझे सपोर्ट करता आया है। मेरे जितने बाकी दोस्त हैं जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत हम्म। अच्छा सपोर्ट रहा है। ओके। उन्होंने कहा कि भाई तू तैयारी करते रहे, जो जो तुझे चाहिए, जैसा मटेरियल चाहिए होगा, कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, हम सब देंगे। ओके। क्या आप नेम कर सकते हैं कुछ हाँ, दो तीन दोस्तों? शायद वो देख भी ले। मैं राज हाँ। राय का नाम लेना चाहूंगा। मेरा रूममेट प्रीतम मित्रा है, उसका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। मेरा और एक दोस्त है अनुराग, उसका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। okay। शेषो, आपकी इस सक्सेस के पीछे, ऑल इंडिया रैंक वन, आपके आईसीएफएफ एग्जाम निकला, किन किन को अपना क्रेडिट देना चाहेंगे इस सक्सेस के पीछे? मेरी लिस्ट तो देखो बहुत लंबी है। सबसे पहले Okay। मैं अपने माता पिता को, जो जिनका सपोर्ट हमेशा से बना रहा। फिर हम्म। मेरे 3 गुरु रहे हैं, जैसे रे सर अचीव सीएपीएफ के लिए, हम्म। उनका कंट्रीब्यूशन पेपर 1 क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम्म। आर नटराजन सर है, वो चेन्नई के जीएसटी कमिश्नर है। उनके हम्म। साथ मतलब इत्तेफाक से मतलब मेरी मुलाकात हो गई थी। वो होता है ना कि मुश्किल में नारायण पता नहीं आपको किस रूप में हम्म। मिल जाएंगे। मैंने जैसे आपको हम्म। बताया कि मेरा लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा था, तो टेक्निकल जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना लॉन्ग जंप की, हम्म। उन्होंने वो बताई कि ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए तो हो जाएगा। तो उनका हम्म। कंट्रीब्यूशन भी फिजिकल निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, हम्म। अचीव सीएपीएफ के मणिकंदन सर, उनका जो हम्म। गाइडेंस रहा है थ्रू आउट द इंटरव्यू जर्नी, उन्होंने एक हम्म। एक चीज ऐसे रिफाइन की। और जो ये कम्युनिटी है हमारी अचीव सीएपीएफ की, एक हम लोग की ग्रुप थी पीडीपी 25, उसमें जितने बच्चे थे वो मतलब ऐसा मतलब ये जॉइंट सक्सेस है मैं बोलूंगा। लकीली हम्म। उनमें से मतलब बहुत लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही आ गए। तो हम्म। वो एक जॉइंट सक्सेस है, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। उसके अलावा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने हम्म। मतलब थ्रू आउट द जर्नी एकदम मोरल सपोर्ट बनाए रखा, कभी भी लो फील बिल्कुल। नहीं होने दिया। और मेरे दोस्तों का तो सपोर्ट है ही, मेरे जितने कलीग्स हो गए, मेरे जितने दोस्त हो गए, उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। ओके, ग्रेट। नींद कैसी आई रिजल्ट के बाद वाले दिन? हालांकि आप ऑफिस में थे, मेरी बात हुई थी आपसे। हाँ, हाँ। तो वो उस समय क्लाइंट्स के साथ मीटिंग सही हो पाई, या फिर था कि बस नहीं, फटाफट सच ऑफिस बता तो चलो? नहीं हो पाई। थोड़ा हैपोजिट हो गया था चीजें। अच्छा। और कैसी गुजरी वो रात, नींद वो नींद किन की लोगों बात से बताऊं बात हुई? तो हमारे यहाँ चेन्नई में एक्चुअली बारिश हो रही है बहुत ज्यादा अचानक से। इस टाइम बारिश होती नहीं है चेन्नई में। तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, अच्छा। तो अंधेरी रातें। हम्म। और बाकी माहौल भी ऐसा बना हुआ था, सारे एस्पिरेंट्स अपने में ग्रुप बना के सब मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब नींद किसी को आ नहीं रही थी उस रात। हम्म। वो 7:30 के आसपास का टाइम था जब रिजल्ट आया था। और सब लोग ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे तक, 5 बजे तक सब जागे हुए थे। हम्म। अच्छा, आपको किसने इन्फॉर्म किया रिजल्ट के बारे में, या खुद से पता चला? ग्रुप्स में देखा होगा, आई गेस।
नहीं 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 जी, मैं तो अपना मीटिंग कर रहा था। मेरे जो मेंटर है मणिकंदन सर, अधिकार सीएपीएफ के, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किया और बोला। मैं पहले तो मैंने कॉल उनका उठा नहीं पाया क्योंकि मैं मीटिंग के अंदर था। सेकंड टाइम वापस से कॉल आया, मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा। मैंने उठाया, सर अचानक से बोलते तो आपका एआईआर बन आया है। हाँ, सच में, सच बात। मुझे बिलीव नहीं हुआ। जैसे जैसे फिर मैंने वो मीटिंग कंटिन्यू की, फिर मैंने वापस से चेक किया, फिर जाके मुझे वो रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लगा कि हाँ, सच में ये सच है। चलिए चलिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो अ, अच्छी बात है कि आप बहुत कंसिस्टेंट थे और तभी ऑल इंडिया रैंक वन आई है और चीजें पॉजिटिव रही है। कभी बीच में डिमोटिवेशन या फिर अभी मोटिवेशन नहीं है किसी दिन पढ़ने का, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है? और अगर ऐसा होता था तो उसको ओवरकम कैसे करते थे? पढ़ाई में देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आप मॉक लगाते हो, नंबर कम आते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है। लेकिन वही हम्म। बात है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको भरोसा भी आता है कि मैंने बेसिक्स अच्छे से कवर किए हुए हैं। आना बेसिक से हम्म। ही है। एक दो हम्म। क्वेश्चन शायद ऑप्स पे आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक्स अच्छे से करके जाना है। तो मैं और एक बात, लोग अपना सिलेबस कवर करने के चक्कर में रहते हैं। मैंने ये देखा कि आप जितना कवर कर पा रहे हो उसको बहुत अच्छे से आपको रेडी रखना है। बार बार उसको रिवाइज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। नया टॉपिक, नए चैप्टर्स को छूट भी रहा है तो उसको छोड़ दो। जो है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से कंसोलिडेट करो। उसमें से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जो गलतियां हो रही है उनको मार्क करो। मैं तो स्पेशली पहले पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व करता था, उसमें से जो गलत होता था उसको स्नैप करके रख लेता था कि ये क्वेश्चन वापस से गलत नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन यूज करते थे? बिकॉज अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, रील्स बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है और वो सबसे ज्यादा टाइम ले जाती है एक जी एस्पिरेंट। जी, यूज तो मैं बिल्कुल करता था। कभी एक बार गलती से अगर मैंने रील स्क्रॉल करना चालू कर दिया, आधा घंटा कहाँ चल गया ये तो पता ही नहीं चलता था। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात तो थी। देखो सच बताओ तो बहुत समय उसमें बर्बाद हुआ है। तो उसके बावजूद भी आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? मैं उसका सीक्रेट जानना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब मैं डेली टारगेट सेट करता था कि आज ये चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करना है, इसके इतने सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेने हैं। तो वो डेली टारगेट मीट हो जाता, तो फिर मैं कुछ देर रील देख लेता था। चलो देख लेते हैं थोड़ा रील, कुछ नहीं होता। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स पढ़ते थे? अब ऑफिशियली मैं बोलता नहीं, ऑफिशियली मैं नहीं पढ़ता था। अब बाकी Okay. देखो, समझदार को इशारा काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन डन। अच्छा, एक बात बताओ कि बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो आपके हिसाब हम्म। से, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपसे जो भी बातें की है ना, जो भी चीजें समझी हैं, मेरे को आपकी तरफ से सीए पे बहुत आसान लग रहा है। अब ये तो मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। शायद जो मेरे लिए आसान हो वो किसी के लिए मुश्किल और किसी के लिए और आसान हो सकता है। ये तो मतलब बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, सच बताओ तो 2024। मैंने भी, हाँ। हाँ, हाँ, सच बोलिए बताओ बोलिए। तो मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस साल इतना कुछ, इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। ओके। मुझे लगा था जस्ट मेरिट में नाम आ जाएगा। अच्छा, 2024 का जब आपने एग्जाम दिया था तब आप शायद 4 या 5 मार्क्स से आप कट ऑफ से रह गए थे। तो क्या लेसन्स थे आपके 2024 के अटेम्प्ट से? देखो मैं उस टाइम, मैंने क्योंकि जस्ट इंजीनियरिंग खत्म किया हुआ था मेरा, जो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या बाकी जितने सब्जेक्ट हो जाते हैं नॉन इंजीनियरिंग वाले, उसका रिवीजन कुछ ऐसा खास हो नहीं पाया था। तो मैं सिंपल साइंस और मैथ के सवाल बना के आया था और करंट अफेयर्स जितना हो पाया था। तो मैंने सोचा हम्म। कि नहीं, इस बार प्रॉपर सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से करेंगे इसको। और कहीं ना कहीं पेपर टू भी मेरा खत्म नहीं हो पाया था उस बार। तो पेपर टू की भी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, उसको एकदम टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ओके। और स्कोर क्या रहता था मॉक्स के अंदर आपका? स्कोर, जो अचीव सीएपीएफ की सीरीज थी उसमें कभी 120, कभी 130, कभी 140, कभी कभी 105 भी। ओके। एक छोटा सा रैपिड फायर करता हूं मैं, ठीक है? और कीजिए। वो पूरा सीएपीएफ से रिलेटेड ही रहेगा, मतलब जनरल भी हो सकता है। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? हिस्ट्री, कुछ याद नहीं रहता है। फेवरेट बुक कौन सी है तुम्हारी? फेवरेट बुक तो ऐसा मतलब सब्जेक्ट वाला बुक या फिर जनरलिस्टिक कोई भी किताब? फर्स्ट सब्जेक्ट वाली बुक, उसके बाद कोई भी जनरल बता देना आप। सब्जेक्ट वाली बुक तो देखो, लक्ष्मीकांत का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह अच्छा। से उसका लेआउट होता है पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है उसको। ओके। सीएपीएफ के अंदर एसएसबी को छोड़कर जो आपने चूज किया एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस, एसएसबी को छोड़ करके आप कौन से चूज करते? अगर बीएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के बाद सीआईएसएफ। सीएसएफ। ओके। और ऑफ रिकॉर्ड में बोलूंगा आईटीबीपी लास्ट है, क्योंकि मुझे ज्यादा ठंड, ज्यादा मैं झेल नहीं पाता। ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि डेली 6 घंटे पढ़ना है या फिर डेली 10-12 घंटे पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी दोनों में लगभग सेम रहेगी, मतलब
10 वाले में ज्यादा रहेगी तो कौन सा चूज करोगे? मैं तो 6 घंटे ही पढ़ूंगा, और भी बाकी काम होते हैं, वो भी करना है। स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स तो देखो कभी भी धोखा दे सकती है, स्टैटिक पे कभी भरोसा नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स? एनसीईआरटी। पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट? पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज या फिर ईयर वाइज पीवाईक्यूज? सब्जेक्ट वाइज, और मोर स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज, ओके। जिसमें आपको पैटर्न दिख जाए अच्छे से कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? कोचिंग जरूरी है गाइडेंस के लिए, क्योंकि अगर आप नए किसी एग्जाम में जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है उनसे गाइडेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और करना सेल्फ स्टडी आप ही को है। 5% कोचिंग का कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी आपको खुद की मेहनत है। मॉर्निंग स्टडी या फिर नाइट स्टडी? तो मैं तो आलसी आदमी हूँ, मैं तो रात को ही पढ़ूंगा, सुबह उठा नहीं जाता मुझसे। जो भी व्यूअर्स हो गए ना वो देखेंगे यार ऑल इंडिया रैंक 1 है ये कह रहा है मैं रील्स देखता हूँ, मैं आलस में आराम से सुबह लेट तक उठता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, फिर भी मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया हूँ। मुझे ना, अच्छा अच्छा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। वो तो नहीं यार, पेपर टू के देखो, चक्कर की, और सुमन शर्मा मैम की कृपा, और ऊपर वाले की कृपा तो है ही। नहीं देखो मेरे को ऐसा लगता है ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यार तुम्हारी कंसिस्टेंसी का है। ठीक है? क्योंकि तुम डेली पढ़ते रहे हो, तुमने किसी एक दिन शायद आपने कोई एक दिन ऐसा प्रेशर लेके नहीं पढ़ा कभी भी यार ये अब इतना सिलेबस कंपाइल हो गया मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, शायद ऐसी सिचुएशन आपकी पूरी जर्नी में आई नहीं होगी। नहीं, मैंने उतना लोड नहीं लिया कभी, मतलब कि इतना ये करना ही करना है, मतलब जितना हो पा रहा है, जितना मतलब ऑफिस आवर्स के बाद पॉसिबल हो पा रहा है, उतना ही मैंने करने की कोशिश की कि जितना हो पा रहा है। ना हो पा रहा है जो उतना छूट आपने रहा किया। है जाने दो। हाँ, और डेली किया आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी हाँ, बस। आज नहीं हो पा रहा तो कल कर लेंगे। हम्म। अच्छा, कौन सी अपनी मिस्टेक है जो आप कभी रिपीट नहीं करना चाहते दोबारा, अभी तक कोई भी, चाहे कोई भी हो लाइफ की? फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, और अपने खाने पीने पे ध्यान देना, जो मैंने ये कॉलेज के टाइम में बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। हम्म, एक गोल्डन एडवाइस सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए, क्या लेस ये? इज मोर। क्या क्या? लेस इज मोर। जितना रिसोर्सेस अपना लिमिटेड रखोगे और उसको जितने अच्छे से रिवाइज करोगे, हाँ। उतना आपका स्ट्रॉन्ग बेस बढ़िया बनेगा। ज्यादा किताबों के पीछे मत भागो। जो एनसीईआरटीज है पहले उनको अच्छे से कंप्लीट करो, और जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट हो जाए, फिर इधर उधर कहीं देखना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एनसीईआरटीज आपने बोला कि एनसीईआरटीज पढ़नी है, क्या तरीका क्या था एनसीईआरटीज को पढ़ने का आपका? मैं एनसीईआरटीज की पीडीएफ उठाता था, हम्म। उसमें जहां जहां मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेता था। अपने कुछ फुटनोट्स डालने हैं तो उसमें डाल लेता था। फिर बाद में मैंने बहुत लेट में ज्वाइन किया, लेकिन गेम चेंजर एक प्रोग्राम आता है अचीव सीएपीएफ का, उसमें भी हम्म। मतलब जो है रेसर बता देते कि ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसको अच्छे से देख लो, ये पढ़ लो, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगर पहले पेज से कोई सवाल पूछा है तो बहुत लाइकली है कि उसके आसपास से कहीं पूछेगा, और उस ईयर हम्म। में पूछा है तो वो उसके आसपास के एक दो पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसा पूछने वाला फैक्ट है तो उन चीजों को अच्छे से पढ़ना, हाईलाइट करना, बस। ओके। अच्छा, आपके हिसाब से एनसीईआर देखो अभी का क्या साइकोलॉजी चल रहा है चीजों में, मतलब बच्चों का जो माइंडसेट चल रहा है और जो तरीका इंस्टीट्यूट्स भी फॉलो कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स वो आपको पढ़ने के लिए देते हैं कि आप वीडियो लेक्चर से पढ़िए एंड प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है? तो क्या एनसीईआरटीज एक बच्चा खुद से उठा के पढ़ सकता है या फिर उसको एक वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है? और जी, जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा था? देखो मुझे लगता है कि जो वीडियो लेक्चर्स है, हम्म। अब हर हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस होता है। किसी को हम्म। शायद ऑडियो विजुअल रूप में ज्यादा चीजें अच्छे से रजिस्टर होती हो, कि कोई बंदा सामने बोल रहा है, वो सुन रहा है, उसको एक बार लिख रहा है, तो होता है कि बहुत लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे उन लोगों को चीजें अच्छे से मतलब याद होती हैं। मुझे लगता है कि देखो, एक बार मैं देख रहा हूँ वापस से लिख रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसी को मैं डायरेक्टली अगर पढ़ लूँ तो कम टाइम में जल्दी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेता था, और मतलब ये है कि मतलब कभी कभी कहीं ना कहीं बचपन में वो चीजें पड़ी हुई है, तो एक काइंड ऑफ लगता था कि हाँ, वापस से बचपन की मेमोरीज ताजा हो रही है, कि ये जब मैं 9th 10th में था मैंने ये पढ़ा था, वाह, अच्छा लग रहा है। करंट अफेयर्स के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया? देखो, सच बताओ तो 2025 का करंट अफेयर्स एकदम ब्लंडर था। मैंने सोचा था कि लास्ट 6 महीने के अच्छे से करंट अफेयर्स उठा के पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम्म। मोस्ट ऑफ द पैटर्न वही था कि लास्ट 6 महीने से आपके 80% सवाल फंस जाते हैं। 2024 तक का वही था। लेकिन 2025 में ऐसा था कि लास्ट 6 महीने से ज्यादा मतलब क्वेश्चन ही नहीं, एक दो क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछा नहीं गया, तो वो तो कंप्लीट ब्लंडर था, एक भी सवाल फंस नहीं पाए थे। तो अभी 2026 में मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की कि जो पीआईबी होती है वो अच्छे से पढ़ी जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं। पीआईबी से? हम्म।
और एक सीरीज चलता है ये अचीव सीएपीएफ का, उसमें वो लोग मंथली जो न्यूज होता है हम्म। उसका कटआउट ले आते हैं, एक मैगजीन बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज हिंदू से हो गया, आपका हिंदुस्तान टाइम्स से हो गया, उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो वो वीडियोस मैं फॉलो करता था। ओके ओके। और फिर जब मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया अधिकार सीएपीएफ में, तो जो मणिकंदन सर है वो डेली जितने उस टाइम रेलेवेंट न्यूज है उनकी क्लिपिंग शेयर कर दिया करते थे, तो उनको भी मैं पढ़ लेता था, वो भी ग्रेट। टेलीग्राम पर सुबह सुबह एकदम। यार आपकी जर्नी ना मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो आज की डेट में बिल्कुल जिंदगी में मस्त है और उसने कभी सोचा नहीं है कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और वो सोचे कि यार मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो आपसे बहुत मोटिवेट होगा। मोटिवेट जी इसलिए जी होगा बिल्कुल हो क्योंकि जाएगा। नहीं, वो इसलिए मोटिवेट होगा कि उसको अभी तक शायद ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई पता नहीं, क्योंकि मोस्ट मैंने भी जब लोगों से बात करी यार मैंने चार सीएससी के अटेम्प्ट दे दिए, सीएससी नहीं हुआ, तब जाकर के मेरा सीएपीएफ हुआ, तो बच्चों के दिमाग में ऐसा हो गया कि यार सीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तब जाकर के हमारा सीएपीएफ निकलेगा। पॉइंट ये है। तो आपकी जो जर्नी रही है वो आप प्योरली सीएपीएफ की रही है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। तो और सबसे बड़ा रीजन, आप सारी चीजें आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी, आप अपना जॉब कर रहे हैं 9 to 5, आप अपनी चीजें आई आई थिंक आप साइकिलिंग भी करते हैं, तो ये सब एक हॉबीज का पार्ट है, तो आप अपनी हॉबीज भी फुलफिल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब हर चीज आप कर रहे हैं। तो ये चीज आज का जो जेंजी, आप भी शायद जेंजी, मैं भी है ना, जी, जेंजीज पे क्या हम सब विचार है तो जेन तुम्हारा? ही है। बढ़िया है, मतलब ये जनरेशन तो सबसे मस्त है। ये लोग सीरियस होके भी एकदम नॉन सीरियस रहते हैं, जहाँ जो जैसा करना चाहिए सब करते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप रहे। जी, रिसेंट प्रोटेस्ट भी रहा है। मतलब इतने इनोवेटिव तरीके तो मैंने कभी नहीं देखे, हाँ कि सीरियस चीजों को बिल्कुल। भी इतने मजे के साथ कैसे बोला जा सकता है। हाँ तो बहुत बढ़िया चीज है। सही है, परफेक्ट। नोट्स बनाते थे आप? हाँ, एक दो सब्जेक्ट की मैंने बनाई थी, और कुछ कुछ को मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के ऊपर हाईलाइट कर लेता था। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की नोट्स को अपने हाथों से बनाई थी। आई थिंक आपके पास फिजिकल बुक्स बहुत कम होंगी या फिर फिजिकल चीजें बहुत कम हाँ, होंगी, सारी मोस्टली मोस्टली देखो डिजिटल। डिजिटल है। अब हाँ इसका रीजन तो आपको पता ही है क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट वाले हो भाई, जरूरी है डिजिटल दुनिया। कहीं से भी एक्सेस हो जाए। हाँ वो अच्छा है, अच्छा है। सही है यार अब मतलब। आदमी डेस्क पे किताब खोलेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं वो सही है, वो मजा आया यार तुमसे बात करके। और अच्छी बात यह है कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब इंटरव्यूज जब कोई लेता है, कोई भी होस्ट होता है, तो वो ये ढूंढता है कि यार कौन सा वो लूप होल ढूंढूं कि इसकी जर्नी में कि हाँ मैंने ये स्ट्रगल किया था, मैंने वो स्ट्रगल किया था। अच्छा ठीक है, आप अपने स्ट्रगल्स बताओ, अगर आपके हिसाब से आपके स्ट्रगल्स हैं। मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल वजन कम करना रहा है। मैं तो पहले इतना मोटा था कि हलवाई लगता था एक टाइम पे। तो वो वजन नहीं, कम करना मेरा मैं सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है। मैं आपके इंस्टाग्राम देख रहा था, बट उसके बाद जैसे आपने ये जूम सेशन ज्वाइन किया तो मैंने देखा यार बंदा अलग है। जी जी बिल्कुल। हाँ तो मैं बता रहा था कि इंटरव्यू जो भी होता है वो जब जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार इसके इसकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है, निकालो कि हाँ यार मैंने ये किया, मैं 4 4 बजे तक सुबह पढ़ता था, मैंने ये करता था, मेरे पापा मेरे को सुनाते थे फोन करके, मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका था तब भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली, अब जा करके मेरे को सक्सेस मिली है, मेरे 15 20 फेलियर रह चुके हैं पहले। आपके तो आई गेस सीडीएस के अलावा कोई और फेलियर रहा नहीं होगा, एक सीएपीएफ का अटेम्प्ट। जी जी। एनडीए का भी अगर आप मान लो, हाँ एसएसबी वो का रिजेक्शन एसएसबी। तो वो रिजेक्शन, हाँ। अब उसको कौन ही प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब एसएसबी को तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप जब क्लास 11th में थे, 12th में थे, तो कैसे स्टूडेंट थे? बैक बेंचर थे या फिर कैसे थे? मैं मतलब मिक्स था, मतलब ऐसा लिमिट मतलब कैटेगराइज करना मुश्किल है। अब बैक हम्म बेंचर वाली हरकतें भी करता था लेकिन पढ़ाई भी कर लेता था। हम्म। वही है मतलब। ऐसा नहीं कि बहुत डेडिकेटेड बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, और ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहा। सही है, एंजॉय किया आपने लाइफ में ना। वो जो जेंजीज की जो डेफिनेशन है ना, सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस दोनों सब जगह एक 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 चीज है साइमल्टेनियसली जो चल रही है। यार इस चीज को ना मतलब आपकी जर्नी को मेरे हिसाब से लोगों को देखना चाहिए कि उसके पीछे रीजन ये है कि अभी जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब जेंजीज वाली कैटेगरी में आई गेस। जेंजीज का कितना है, 2005 तक है? शायद शायद 2005 या 2007 तक होगा शायद। पक्का हाँ नहीं पता। उनको ये चीज देखनी चाहिए कि भाई आप हर चीज साथ में कर सकते हो। और जो जेंजी से पहले वाली जनरेशन है, कौन सी है वो, मेरे को थोड़ा सा इतना, मिलेनियल्स। हाँ उनको रिग्रेट तो होता मिलेनियल्स है होगा ना। शायद। होता होगा, मतलब मैं तो ऑफिस में भी देखता हूँ कि मिलेनियल्स को थोड़ा जेंजी के साथ काम करने में दिक्कत होता है। उनका माइंडसेट माइंडसेट थोड़ा अलग होता है कि हम हमेशा सीरियस होकर काम करना है। सब चीजें उनके लिए थोड़ी रिजिड होती है।
तो जेंजी का मतलब थोड़ा वायरिंग अलग है, ये तो है। ये तो है यार। तो ज्वाइनिंग का वेट रहेगा आपको भी, जल्दी से फटाफट से जी जी फोर्स बिल्कुल, एलोकेट हो जाए और ज्वाइनिंग हो जाए। जल्दी से ज्वाइन करवा ले अब तो। अभी इतना आप लंबा जो वेट करा है रिजल्ट का इस बार, मतलब हाँ, ये वेट क्या ही रहा है, मतलब हर दिन हम लोग बिल्कुल। उठ के सोचते हैं कि मालिक आज तो रिजल्ट दे दो। मोस्टली जून एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ जाता था सीपीएफ का। इस बार थोड़ा सा डिले किया है। हाँ, हम्म। इस बार एक्चुअली प्रोसेस चेंज हुआ है, मेडिकल पहले फिजिकल के हाँ, साथ हो जाया करता था, इस बार लास्ट में इस कराया, बार तो वो लास्ट कोर्ट में केसेस करवाया। डिस्मिस होने में बहुत टाइम लगेगा अभी तो, हम्म। लगता है। नहीं यार, अच्छा है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ हॉबीज हैं आपकी, उनको थोड़ा और फॉलो करो। और कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय करो यार, क्योंकि आने वाले जो साल हैं आपके, वो पूरे नेशन के लिए जाने वाले हैं। वो डिसिप्लिन जी, बहुत सारा रहेगा आपके जीवन में। तो अभी कॉर्पोरेट के अंदर फुल एंजॉय करो, क्लाइंट्स के साथ ये चिल देखी जाएगी जो होगा। नहीं वैसा नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपने नहीं, जो कमिटमेंट लिया हुआ है वो काम करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है यार, वो तो है, और उसी के लिए तो काम करनी पड़ेंगे हमें। बट वो एक प्रेशर होता है ना, जो आप एक तो आपको आपको पता है कि यार, अब वो नोटिस पीरियड वाला सिनेरियो होता है ना, कि अब मेरे को जाना है यहाँ से। ठीक है, बॉस कुछ भी कह दे चलेगा। हाँ, बात तो देखो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जाने का टाइम होता है तब भी कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि हाँ जो टाइम कटा है वो भी उतना बुरा भी नहीं रहा है। हाँ, नहीं, चीजें अच्छी रहती है वो हमारी। हर फेज में लाइफ में आदमी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे अच्छी हो या बिल्कुल, बुरी हो, उसे सबको कुछ ना कुछ लेसन लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कॉर्पोरेट लाइफ से क्या लेसन्स लिया आपने फिर? कॉर्पोरेट लाइफ में कॉर्पोरेट लाइफ में लेसन बोलो तो देखो वही है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा काम मिलेगा। अच्छा। जितना ज्यादा ओके। काम करोगे उतना ज्यादा काम मिलेगा, हम्म। और ज्यादा काम करने से आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बनते हो, पहली बात। ये ट्रू, ये सही पॉइंट बोला आपने। सही है, सही है। सही है यार, आपके साथ काफी मजा आया। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी आप बोलना चाहेंगे, जो भी आपके मन में आज दिन है आपका। आपने वो मेहनत करी है, वो बहुत से पेन है, देखो। जॉक्स अपार्ट, मतलब चीजें शायद वर्चुअली आपने जो भी बोली आज, या फिर बच्चों ने जो भी सुनी, वो बहुत आसान लग रहा होगा कि यार इसने क्या किया है, पढ़ लिया है कंसिस्टेंटली, इसके इनके पास जॉब है। लेकिन मेहनत है यार, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से हो जाती हैं। आपने भी बहुत रातें सिलेबस कंप्लीट किया अपना, मॉक्स लगाए, पढ़ा। ठीक है, वो स्मार्ट तरीके से एनालाइज करके चीज़ें करी। सबसे अच्छी बात, टाइम आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, सारी चीज़ों को अपना समय दिया। तो मेहनत है आपकी बहुत ज़्यादा, और आपका दिन है। तो कुछ भी आप बोलना चाहें, जो भी आपके मन में है कि हाँ यार, इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ मेरे में थी। क्योंकि ये मोमेंट शायद आपने मैं कभी सोचा नहीं होगा कि यार मैं रैंक 1 के साथ ऐसा मेरा रिजल्ट आएगा। तो कुछ भी आपका मन है तो। जी, मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, हर बंदे में कुछ ना कुछ मतलब स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज होती है, तो सबको हम्म। वो अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज पहले एक्सप्लोर करनी चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान सबको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ ये चीजें आई तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और ये कुछ चीजें जिनसे मुझे बच के रहना है। ये अगर क्लियर हो गया तो प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। तो वो हर बंदे के लिए अलग होगा, और उस चीज को आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना बहुत जरूरी है। हम्म। बिल्कुल यार। यार, बहुत मजा आया सच में, मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। जी जी, मुझे भी क्योंकि बहुत मजा आया। मैंने और भी इंटरव्यूज किए हैं अभी। तो सबके पास कुछ ना कुछ एक स्टोरी रहती है कि यार मैंने इतने अटेम्प्ट दिए, मैं ये फेल हो गया, और मैंने इतना स्ट्रगल किया और ये सब किया। आपकी स्टोरी सच में वैसी स्टोरी थी कि एक प्रैक्टिकली, हाँ यार, ऐसे भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास 4 फेलियर हो तो ही आपको सक्सेस मिले। हाँ, वो चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि आप कैसे चीजों को पढ़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। बट आपकी जो स्टोरी है, वो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स, जो खासकर से जेंजीज, जो ऐसा सोचते होंगे कि यार अ, ठीक है, आराम से नहीं होगा हमसे, या फिर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो शायद वो उससे लर्निंग बहुत मिलेगी उनको कि हाँ यार, एक साथ में एक जॉब करके भी आप एक अच्छा एग्जाम निकाल सकते हो, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ निकाल सकते हो। पेरेंट्स की तरफ से क्या था शेरशो की, मतलब उन्होंने कभी आपको बोला पेरेंट्स कि की यार, तरफ से तो बढ़िया सपोर्ट था, हमेशा से सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी बोला कि यार फोर्सेस में जाना है आपको, कॉर्पोरेट छोड़ दो, क्या करोगे बेटा, सरकारी नहीं नहीं नौकरी ले लो? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तुमको जो अच्छा लगे, जैसा सही लगे तुम करो, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। ओके। फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हम्म। मेरे पापा, फैमिली। जी, मेरे पापा आरबीआई में काम करते हैं, जहाँ नोट प्रिंट किए जाते हैं, उस फैक्ट्री में वहाँ काम करते हैं। मेरी मम्मी होम मेकर हैं,
तो ओके। मैं वहीं सालबनी में पला बड़ा हूँ ऑलमोस्ट। जीवन के मैंने 17-18 साल वहीं गुजारे, 2 साल कोटा में और 4 साल फिर कोलकाता में अपनी इंजीनियरिंग के लिए, और 2 साल यहाँ चेन्नई में। ओके। फैमिली के फादर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। सारी पापा ने चीजें। मुझे कभी नहीं कूटा बचपन से। अच्छा। जनरली पापा लोगों के कूटते हैं, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं कूटा। अच्छा, और मम्मी ने? जितनी मार पड़ी मम्मी से पड़ी है बचपन से। ओके। आप कितने भाई बहन हो? मैं कितने अकेला ब्रदर्स? बेटा हूँ। ओके। चलिए, अच्छा अच्छा यार। ठीक है। जो मिलेंगे आपसे हम बहुत जल्दी। जी जी। जी जी बिल्कुल मिलेंगे। और फोर्सेस, मैं चाहता हूँ कि भाई यूपीएससी फटाफट से आपका फोर्स एलोकेशन करके ज्वाइनिंग वगैरह दे दे, 2024 वालों की तरह आपको ना लटकाए। सही है, देखते हैं, हो जाना चाहिए देखो। हम्म, सही है यार, एंजॉय करो। यूनिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हम्म, जो जो बंदा यूनिफॉर्म के लिए जो वो ड्राइव होती है ना इंट्रिंसिक, वही सबसे मैं तो मानता हूँ मोटिवेटिंग फैक्टर होती है। डिफेंस बिल्कुल यार। एस्पिरेंट जो है वो रिलेट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैटर नहीं करता यूनिफॉर्म। कौन सा फोर्स हो, कहाँ सर्व करना है, बस यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। और उस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो, और जो खुद की जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसी आ जाती है कि यार हाँ, अब मतलब वो चीज है यूनिफॉर्म के अंदर। अब चाहे आज हम आप और बैठ के कुछ भी ऐसी चीजें डिस्कस कर ले, बट अगर यहीं पे आपके पास अभी यूनिफॉर्म, आपने अपनी यूनिफॉर्म डाल रखी हो, तो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपकी, वो आपकी पर्सनैलिटी में निकल के आएगी कि हाँ यार, ये जिम्मेदारी है मेरी। ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद आप कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके पास होती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी आपको बोलना है? मैं तो बोलता हूँ जो भी जिनके पास भी अटेम्प्ट है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत करो। ऐसे कैजुअली सही, एक अटेम्प्ट तो दे दो, क्या पता हो हम्म, जाए। बिल्कुल। लोग आपको बोलेंगे क्या पता अगर नहीं हुआ तो। जो लोग भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या पता अगर हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तैयारी कीजिए, लोड नहीं लीजिए। लोड लेने से ज्यादा दिक्कत हो जाता है। हाँ, ये तो है। एकदम एकदम फ्री होके तैयारी कीजिए, माइंड को एकदम ओपन रखिए। हम्म, आपके भाग्य में जो होगा, भगवान का साथ रहा तो जरूर होगा। मेहनत बिल्कुल आपको करते जाना, बाकी तो प्रभु की देन है। बिल्कुल 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 यार, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा आज का? बहुत बढ़िया लगा आपके साथ, बहुत मजा आया। चलिए ठीक है यार, थैंक यू सो मच कनेक्टिंग अस, एंड जी जी। होपफुली हम लोग आगे देखो भी बात करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा लेट हो गया आपको, मैं जल्दी टाइम नहीं दे पाया थोड़ी, मतलब पहले से जी। थोड़े काम रहते हैं वीक डेज में से। MS एक्सेल, वीकेंड में सर्फ नहीं। एक्सेल करना होता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप भी बहुत टाइम से बोल रहे थे। कोई बात नहीं यार, मतलब मेरे को सबसे अच्छी बात है कि आपने टाइम दिया, सबसे पहले मेरे को दिया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जी जी। तो थैंक यू सो मच यार। ठीक है, और मिलेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जी जी। अंकल आंटी को भी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस दुर्गा पूजा, अभी एक अर्नब अर्नब करके हैं, हम्म 2024 के ऑल इंडिया रैंक शायद 8 है उनकी, तो उनसे भी बात हुई हम्म थी, हम्म तो वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। तो हम्म। दुर्गा पूजा पे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार, क्योंकि दोस्त बन आइए गया है आइए, कोलकाता का, बेस्ट तो टाइम है, बेस्ट टाइम है। मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो वहां आइए, पे बहुत, बहुत अच्छे से कोलकाता में घूमेंगे। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो मैं सबसे इस सुंदर बार टाइम है ज्वाइन मतलब करता हूँ। कोलकाता आने के लिए। जी जी बिल्कुल आइए, तो बहुत इस बढ़िया बार टाइम मिलते रहता है, हैं। पूरा शहर सजा हुआ होता है। आपको डन देख के डन बहुत डन। अच्छा लगेगा। डन डन डन। पक्का। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।